हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट करा दिया। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। हमने रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 14। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? क्या आ जाएगा आंसर? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। समुद्रगुप्त जो थे वो क्या थे? गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। अगला क्वेश्चन, चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? क्या आ जाएगा इसका आंसर? साला भोग। क्या कहा जाता था? साला भोग, ऑप्शन डी। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि थे। ब्रह्मदेय जो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। वही वेलनवगाई गैर ब्राह्मणों व किसानों को प्रदान की गई भूमि थी। वेलनवगाई जो है गैर ब्राह्मण और किसानों को प्रदान की गई भूमि थी। पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि थी। पल्लीचंदम क्या था? जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने देश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने कहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था? क्या जगह आंसर? कलकत्ता। कहाँ पर? कलकत्ता में। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ठीक, अरुणा आसफ अली को किस लिए जाना जाता है? ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, यानी कि झंडा फहराने के लिए जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? क्या आ जाएगा आंसर? 16वीं सदी में। क्या आ जाएगा? 16वीं सदी में।
इसका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, मुंबई हो जाएगा। 4 नंबर का डी कहाँ पर फहराया था? मुंबई में। ठीक। 5 का हो जाएगा 16वीं। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? क्या हो जाएगा? 16वीं सदी में। ठीक। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। 1503 में जो पुर्तगाली ने क्या किया था? कोचीन में पहली बार व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया था। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत के कालीकट, कन्नूर और कोची प्रमुख पुर्तगाली केंद्र के रूप में उभरे। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। क्या किया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क जो है बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। ठीक। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मोहर लगा दी। अगला क्वेश्चन, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्य का निर्वहन करता है? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्यपालिका, ऑप्शन डी, कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन? पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। सरकार का मुख्य 3 अंग कौन कौन सा है? विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक। विधायिका कानून व जननीतियाँ बनाने, बदलने, हटाने का काम करती है। विधायिका जो है कानून व जननीतियाँ बनाने, बदलने, हटाने का काम करती है। न्यायपालिका का मूल काम क्या है? हमारे संविधान में लिखित कानूनों का पालन करवाना। न्यायपालिका का मूल काम क्या है? मूल काम हमारे संविधान में लिखित कानून जो है उसका पालन करवाना तथा कानून को न मानने वालों को दंडित करना, और कानून को जो नहीं मानता उसको क्या करना? दंडित करना, यानी कि दंड देना। यह किसका काम? न्यायपालिका का मूल काम। अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या
अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह सब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बना गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2009 में। कब? 2009 में। शिक्षा का अधिकार। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। ठीक, इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10। सदन के जो सदस्य की कुल संख्या उसका 1/10 होनी चाहिए। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या, न्यूनतम संख्या अर्थात सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा आवश्यक है। यानी कि जितने भी सदन में संख्या है, यानी कि जितने भी सदन में सदस्य हैं, सबका मिला के उसका 1/10 भाग होना चाहिए। इसे कोरम कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? कोरम। यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक अध्यक्ष को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है। यदि लगातार कोई भी लोकसभा का सदस्य जो है 60 दिन तक अध्यक्ष को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है, यानी कि बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित रहता है, तो उसका सीट जो है रिक्त घोषित कर दी जाती है, यानी कि उसको हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डाक सेवा। क्या हो जाएगा? डाक सेवा। ऑप्शन डी। जिला प्रशासन के विविध कार्यों को निर्णय समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिला प्रशासन के विविध कार्यों को क्या किया जा सकता है? निर्णय समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नियामक कार्य, विकास से संबंधित कार्य, स्थानीय निकायों से संबंधित कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, आपात और अवशिष्ट कार्य, इसके अलावा ग्रामीण विकास, न्याय, राजस्व संग्रह इत्यादि भी इसी के अंतर्गत आता है। डाक सेवा जिला प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है। डाक सेवा जो है वो जिला प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है।
डाक सेवा केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित होता है। डाक सेवा जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 महीने तक। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है, परंतु ये अल्पकालीन होते हैं। इसका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? टिहरी बांध, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध, ऑप्शन सी। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी को देवप्रयाग के ऊपर भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को जो है देवप्रयाग के ऊपर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख बांध तथा संबंधित नदी निम्नलिखित है, यानी कि इसका बांध कौन सी नदी पर और कहाँ पर स्थित है। यदि यहाँ पे बांध है या नदी, यहाँ कहाँ पर स्थिति इसका है? चमेरा बांध, रावी नदी पर। ठीक, चमेरा बांध कहाँ पर स्थित है? रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, कोयना बांध कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। रिहंद बांध रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? हिमाचल प्रदेश में। क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश में थार मरुस्थल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो है थार मरुस्थल नहीं है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। थार मरुस्थल जो है भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। थार मरुस्थल का जो है अधिकांश भाग कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला है। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का एक उदाहरण है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का एक उदाहरण है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इडुक्की बांध। क्या हो जाएगा? इडुक्की बांध, ऑप्शन डी। इडुक्की बांध विश्व का तीसरा और एशिया का पहला आर्क बांध है। इडुक्की बांध जो है विश्व का तीसरा तथा एशिया का पहला आर्क बांध है। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है।
इडुक्की बांध जो है केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। यह बांध 554 फुट लंबा है। यह बांध कितना फुट लंबा है? 554 फुट लंबा है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? अरब सागर। क्या आ जाएगा? अरब सागर, ऑप्शन डी। भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2016 में। क्या आ जाएगा? 2016 में, ऑप्शन डी। क्या आ जाएगा? 2016 में। ठीक। सेतु भारत सरकार की एक परियोजना है। सेतु भारत सरकार की एक परियोजना है जिसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को हुई थी। सेतु भारतम का लक्ष्य भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त प्रदान करना है। सेतु भारतम का लक्ष्य क्या है? भारत के सभी राजमार्ग को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे देश के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था जो है एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास, ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। शुद्ध निवेश सकल निवेश से मूल्य ह्रास घटाकर निर्धारित किया जाता है। शुद्ध निवेश जो है सकल निवेश से मूल्य ह्रास घटाकर निर्धारित किया जाता है। शुद्ध निवेश एक कंपनी के लिए उत्पादन के साधनों को बढ़ाता है। शुद्ध निवेश जो है एक कंपनी के लिए उत्पादन के साधनों को बढ़ाता है, जिससे कंपनी के परिचालन का विस्तार और दक्षता में सुधार होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, नेफ्ट और आरटीजीएस देश के साधन है। एनईएफटी और आरटीजीएस के देश के साधन है। किसके साधन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुद्रा अंतरण के। किसके साधन है? मुद्रा अंतरण के। कौन कौन? नेफ्ट और आरटीजीएस मुद्रा अंतरण के साधन है। ठीक। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होता है एनईएफटी का फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। दोनों ही ऑनलाइन पेमेंट का जरिया है, जिसके तहत आप अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन दोनों पेमेंट सिस्टम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। इन दोनों पेमेंट सिस्टम को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? बजट घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट घाटा। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होता है तो आय और व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? बजट घाटा कहा जाता है। ठीक, सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किया गया खर्च आय स्रोत से अधिक होता है तब आय और व्यय के बीच अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। जबकि राजकोषीय घाटा कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा जो है कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर होता है। ठीक, ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यानी कि अनुच्छेद 112 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। एएफएस का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या आ जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? मणिपुर, ऑप्शन डी। क्या आ जाएगा? मणिपुर, ऑप्शन डी। ठीक, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह पोशाक अलंकृत ढोलाकार होती है। यह पोशाक जो अलंकृत ढोलाकार होती है। यह शास्त्रीय नृत्य के समय भी पहनी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा? 14 सितंबर, ऑप्शन डी। क्या आ जाएगा? 14 सितंबर, ऑप्शन डी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। पहला हिंदी दिवस जो है कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को। ठीक, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? अगला क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6।
कितनी श्रेणियां होती है नोबेल पुरस्कार के? 6। नोबेल पुरस्कार के 6 क्षेत्र चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, भौतिक तथा रसायन में दिया जाता है। कौन कौन? पहला चिकित्सा, नोबेल पुरस्कार का 6 क्षेत्र कौन कौन है? पहला चिकित्सा, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा साहित्य, चौथा शांति, पांचवा भौतिक और छठा रसायन में दिया जाता है। ठीक। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी। सार्क का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या आ जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक, ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। सार्क का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक। सार्क का फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में क्या होगा सार्क का फुल फॉर्म? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक। इसकी सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985, ढाका बांग्लादेश में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में, ढाका बांग्लादेश में। संस्थापक देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। संस्थापक देश कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका मुख्यालय एवं सचिवालय इसके मुख्यालय एवं सचिवालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। ठीक। इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है? संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और हस्तक्षेप जो कि आंतरिक मामलों में पारंपरिक लाभ के सिद्धांत का सम्मान। ठीक। का वर्तमान में सदस्य कौन कौन है? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्रिकेट। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, ऑप्शन बी। बीमर शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसमें गेंद सीधे बल्लेबाज के सिर या शरीर पर लगती है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में, ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। यह एक उन्नत अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान। यह कैसा संस्थान है? उन्नत अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 ईस्वी में। यह संस्था प्रोफेसर ज्योति पारिख और किरीट पारिख के दिमाग की उपज थे। डॉक्टर किरीट पारिख इस संस्था के प्रथम निदेशक थे। ठीक।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? क्या हो जाएगा आंसर? एक संग्रहालय। क्या हो जाएगा? एक संग्रहालय के रूप में। ठीक, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। यह कोलकाता में स्थित है। इसे लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के कार्यकाल में बनवाया था। इसे किसने बनवाया था? लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक था। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट कीजिए। इससे आगे हम आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।